नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम और दिनांक 1 जून 2021 के साथ शुरुआत करेंगे नए महीने की। पिछली कक्षा के करंट अफेयर्स की बुक आपको जल्दी ही मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन पर। तब तक आप अपना रिवीजन जारी रखें और अप्रैल माह की करंट अफेयर्स की जो गुलदस्ता बुक है वो अवेलेबल है, तो उसे आप देख लें। पिछले महीने की क्लासेस जो है बुक्स भी मैंने अपलोड कर रखी हैं, तो उनका भी आप लाभ उठा सकते हैं हमारी एप्लीकेशन से। इस क्लास के जो नोट्स हैं डेली वो मैं अपलोड करता हूँ rsjunction.com वेबसाइट है हमारी, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। कंटिन्यूटी बनाए रखिए और लाइक और शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी अपनी तरफ से इतनी सी मेहनत जरूर करें। तो पहला प्रश्न इस महीने का देख लेते हैं। तकनीक और विज्ञान से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मनुष्य लगातार प्रौद्योगिकी में वृद्धि कर रहा है, हमारे द्वारा नए नए आविष्कार नित्य किए जा रहे हैं और इसी क्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता की ओर वैज्ञानिकों ने कदम बढ़ाए हैं। हाल ही में एक भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने मानव मस्तिष्क की नकल करने वाला एक कुशल आर्टिफिशियल सिनेप्टिक नेटवर्क विकसित किया है। ये क्या होता है, इस पर अभी चर्चा करेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च नामक जो हमारा इंस्टीट्यूट है, जहां पर अत्याधुनिक तकनीकों पर रिसर्च किया जाता है जो कि मानव के लिए आने वाले समय में लाभदायक हो सकती हैं, उन पर काम किया जाता है और वहीं पर जो है एक कुशल आर्टिफिशियल सिनेप्टिक नेटवर्क को तैयार किया गया है। आइए जानते हैं यह नेटवर्क क्या होता है। दरअसल दोस्तों, लगातार मनुष्य का यह प्रयास है कि वो एक ऐसे मस्तिष्क का विकास कर पाए जो मनुष्य की तरह ही सोचता है। देखिए, मनुष्य का मस्तिष्क जो है हजारों तरह के विचारों को, हजारों तरह की जानकारी को, लाखों करोड़ों अरबों जानकारियों को अपने दिमाग में संग्रहित करता है मनुष्य को अगर हम देखें तो। और उसी की तुलना में यदि उसी की तरह स्टोरेज हमें बनाना हो तो उसके लिए काफी बड़ी मात्रा में ऊर्जा और रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। इसीलिए अब वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं कि वैज्ञानिक उस प्रक्रिया का कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे मस्तिष्क में होती है। मानव मस्तिष्क में काम करते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स एक इकाई है, बहुत छोटी इकाई है जो कि संवेगों को जो है संचरण करने में मदद करती है। ये न्यूरॉन्स एक्सोन्स अर्थात अक्षतंतु और डेंड्राइट इनके द्वारा जुड़े होते हैं। तो इनमें बहुत से अक्षतंतु और डेंड्राइट्स होते हैं जिनका काम होता है हमारे जो मस्तिष्क है उसमें छोटे छोटे जंक्शंस बनाना, जहां पर आकर के और संवेग मिलते हैं। तो जो भी ट्रांसमिशन हमारे दिमाग में होता है वो इन जंक्शंस के थ्रू होता है। इन जंक्शंस में ही जो है एक तो हमारे सोचने की क्षमता और इसके साथ ही हल करने की क्षमता विकसित हो पाती है। इसे बोला जाता है सिनेप्स। तो जब ये अक्षतंतु और डेंड्राइट के माध्यम से न्यूरॉन्स जुड़ते हैं, बहुत से जो जंक्शंस बनाते हैं, उन्हीं जंक्शंस के लिए हम उपयोग करते हैं शब्द सिनेप्स। ठीक है, और सिनेप्टिक का मतलब जिसमें सिनेप्स स्थित है। तो बहुत से सिनेप्स बनाए जाते हैं और ये कहा जाता है कि ये जटिल जैव तंत्रिका नेटवर्क, क्योंकि एक नेटवर्क है बहुत से न्यूरॉन्स का, तो ये क्या करता है, मनुष्य को ज्ञान संबंधी बेहतर क्षमताएं प्रदान करता है। तो ये जो सोचने की क्षमता हमारे अंदर आती है, जो निर्णय लेने की क्षमता हमारे अंदर आती है, बहुत से विकल्पों में से किसी एक को चुनने की जो क्षमता आती है, वो अभी तक जो मशीनें हैं उनमें नहीं है, क्योंकि मशीनें केवल जो दिया गया डेटा है उन्हीं के आधार पर निर्णय लेती है। हमारा मस्तिष्क नई उपायों को, विकल्पों को भी खोजता है। तो वही क्षमता देने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। अब बात करते हैं ऊर्जा खपत की। मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो शरीर की जो कुल ऊर्जा खपत होती है उसका 20% काम में लेता है। तो हमारे शरीर की कुल ऊर्जा का 20% हमारी मेमोरी में, हमारे दिमाग में जाता है। अगर हम कैलोरी से इसको कैलोरी से चेंज करें अगर वॉट में, तो ये लगभग 20 वॉट के बराबर होता है। अर्थात हमारा मस्तिष्क लगभग 20 वॉट के करीब ऊर्जा खर्च करता है। लेकिन अगर हम इसी कैपेसिटी की किसी मशीन को बनाते हैं, किसी कंप्यूटिंग सिस्टम को बनाते हैं, तो वो इसकी नकल करने के लिए 10 लाख मेगावाट, 10 लाख वॉट ऊर्जा को खर्च करेगा। ठीक है, कितना? 10 लाख वॉट ऊर्जा। मतलब जो काम हम 20 वॉट में हमारा मस्तिष्क कर सकता है, वही काम कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्यूटिंग आधारित है और जिसको हमने बनाया है, वो इतनी ऊर्जा खपत करता है। अब इसीलिए ये फिजिबल नहीं हो पाता इस तरह से मस्तिष्क का निर्माण करना, और इसीलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया,
एक हार्डवेयर आधारित समाधान में, जो हार्डवेयर आधारित जो समाधान किए जाते हैं जिसमें ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग होता है, ठीक है, उनकी बजाय एक कृत्रिम सिनेप्टिक उपकरण इसमें सम्मिलित किया। तो ट्रांजिस्टर्स में तो जब हम किसी भी चीज को स्टोर करते हैं या कुछ करते हैं तो वहां पर ऊर्जा का खर्चा ज्यादा है, इसीलिए हमने कृत्रिम सिनेप्टिक उपकरण अर्थात जो जाल हमारे मस्तिष्क में बिछा हुआ है वैसा ही एक उपकरण बनाने का प्रयास किया जो सेम टू सेम मनुष्य के मस्तिष्क की तरह बिहेव करता है। इसके लिए जो जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च जो कि बेंगलुरु में स्थित है, वहां के वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक उपकरण बनाया। उपकरण संरचना गर्म करते समय स्वयं द्वारा बनाई जाती है, तो ये इसने अपने आप इस तंत्र का निर्माण किया। ये बिल्कुल जैविक तंत्रिका नेटवर्क जैसा नेटवर्क था और इसी के माध्यम से इन्होंने एक प्रयोग भी किया जिसको हम जानते हैं पावलोव का प्रयोग। आप सभी ने अगर पढ़ा है साइकोलॉजी, ठीक है, अगर हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं जब, तो हमारे एक नियम आता है पावलोव का प्रयोग हम पढ़ते हैं जिसमें एक कुत्ते द्वारा जब घंटी बजती है तो वो लार टपकाना शुरू करता है। तो इन्होंने इस नेटवर्क को ये चीज सिखाने का प्रयास किया और कुछ समय बाद देखा गया कि निश्चित रूप से इस नेटवर्क ने जो है इस चीज को सीख लिया। तो पावलोव का प्रयोग जो है करके इनके साथ में देखा गया। जो अनुबंधन अधिगम हम पढ़ते हैं, ठीक है, कंडीशनल अधिगम को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम ये चीज देखते हैं पावलोव का नियम, तो वो जो है यहां पर इन्होंने करके और सफल रूप से किया और इसी के आधार पर इसे एक सफलता के रूप में दर्शाया जा रहा है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज सिनेप्टिक नेटवर्क के विकास को जो है प्रयोगशाला में अंजाम दिया गया है भारत के वैज्ञानिकों द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक संस्थान द्वारा समुद्री गाय डुगोंग के जीवाश्म पर शोध किया गया है? दोस्तों, डुगोंग एक प्रकार का जीव है जो स्तनधारी है और इसे समुद्र की गाय कहा जाता है। इस पर प्रश्न भी पहले पूछा गया है आईएएस एग्जाम में। तो आईआईटी रुड़की द्वारा हाल ही में इनकी जीवाश्म पर शोध किया गया और बताया गया कि किसी समय भारत में जो है लगभग 4 प्रकार की समुद्री गाय की प्रजातियां पाई जाती थी, जिनमें से अब मात्र एक ही प्रजाति रह गई है और वो भी विलुप्ति के कगार पर स्थित है। तो डुगोंग, जिसको समुद्री गाय भी कहा जाता है, और ये बहुत से तटीय क्षेत्रों में मिलती है, न केवल भारत बल्कि जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं उन सभी में भी बड़ी मात्रा में इसे देखा जाता है। समुद्री गाय की 4 प्रजातियों में से भारत में एक ही प्रजाति रह गई है और वो भी विलुप्ति के कगार पर है। भारत में लगभग 4 करोड़ 20 लाख साल पहले से ही जो है डुगोंग नामक समुद्री जीव पाया जाता रहा है। इसका मूलभूत क्षेत्र जो वर्तमान में भारत में है वो है कच्छ की खाड़ी, ठीक है, गुजरात के पास, इसी तरह मन्नार की खाड़ी जो कि हमारे दक्षिणी जो श्रीलंका और भारत के बीच में है, पाक जलडमरू मध्य बिल्कुल तमिलनाडु के पास, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इनके आसपास के क्षेत्र में ये जीव हमको पाया जाता है। चलिए इस जीव के बारे में थोड़ा सा और जानकारी हम ले लेते हैं। सरकार ने भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसके शिकार पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। CMS अर्थात कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज जो है उसके 2008 के संस्करण में भी जो है इस जीव को सम्मिलित किया गया था। डुगोंग एक स्तनधारी समुद्री प्रजाति है। मादा डुगोंग एक शिशु को 12 से 14 महीने के गर्भधारण के बाद जन्म देती है और लगभग 3 से 7 वर्षों बाद में ये गर्भधारण करती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि बहुत धीमी वृद्धि है और इसीलिए इस जीव का जब शिकार होना शुरू हुआ तो इनकी संख्या तेजी से कम हुई। ये जीव जो है समुद्री घास पर ही निर्भर करता है और एक दिन में 40 किलोग्राम तक समुद्री घास खा लेता है। पर्यावरण में हो रहे बदलावों की वजह से समुद्री घास में भी कमी आ रही है और इसके साथ साथ जो है ये माना जाता है कि इस जीव का जो मांस है ये शरीर में संतुलन बनाए रखता है, ठंडक बनाए रखता है, तो इसीलिए जो है इसका काफी बड़ी मात्रा में शिकार भी किया जाता है और इसीलिए इस जीव को वर्तमान में संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में देखा जा रहा है। तो ये चित्र आप देख सकते हैं, इस प्रकार का ये जीव है, समुद्री गाय के रूप में इसको जाना जाता है। फिलहाल गुजरात, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार में 250 के करीब समुद्री गाय बची हुई हैं, लेकिन सरकार का प्रयास है कि इसका प्रजनन बढ़ा करके इसे 500 तक पहुंचाया जाए ताकि इस प्रजाति का संरक्षण किया जा सके। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा किसानों की समस्याओं से जुड़ा है। हाल ही में एक उर्वरक निर्माता है जिन्होंने नाइट्रोजन उर्वरक आधारित नैनो यूरिया तैयार किया है
जी हाँ दोस्तों, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव अर्थात इफको के द्वारा जो है हाल ही में इसे तैयार किया गया। नैनो यूरिया दरअसल यूरिया का प्रयोग करके एक वर्जन है जिसमें निर्धारित मात्रा में यूरिया की सप्लाई की जा सकती है। दरअसल एक ये लिक्विड रूप में मिलने वाला, एक बॉटल में मिलने वाला प्रकार है। चूंकि जब हम सामान्य रूप से यूरिया का प्रयोग करते हैं तो हम भूमि में इसको जो है खाद के रूप में डालते हैं, लेकिन उसका एक हिस्सा ही जो है काम आने लायक होता है और बाकी हिस्सा जो है वाष्पीकृत हो जाता है या भूमि में एक धातु, एक क्षार के रूप में पड़ा रहता है। लेकिन जो नैनो यूरिया है ये लिक्विड फॉर्म में होता है और इसका प्रयोग फोइलेज एप्लीकेशन में अर्थात पत्तों पर किया जाता है, जिससे क्या होता है जितनी मात्रा में हमें जरूरत है उतनी मात्रा में हम इसे पानी में घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। तो ये न केवल इसके रिलीज को धीमा कर देता है बल्कि इसके साथ साथ इसकी ज्यादा मात्रा को भी भूमि में नहीं जाने देता, जिससे कि भूमि क्षरण को रोकने में मदद हमको मिलती है। तो ये नैनो यूरिया तैयार किया इफको ने, नाइट्रोजन आधारित। मैंने इसका प्रयोग भी पिछले वर्ष किया है। ठीक है, एक 500 मिलीलीटर नैनो यूरिया सामान्य यूरिया के 45 किलोग्राम के बराबर होता है। 500 मिली यूरिया की कीमत करीब 240 रुपए रखी गई है। इसके अलावा इसमें किसानों की लागत में 15% की कमी और खेती में उपज में लगभग 20% की वृद्धि। तो 270 रुपए का जो यूरिया का कट्टा आता है उसकी तुलना में 240 रुपए, 30 रुपए यहाँ पर कम हो गए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे आप एक टारगेटेड यूज कर सकते हैं इसका, मतलब जहां पर हमें जरूरत है और जिस समय जरूरत है, जैसे कि मान लीजिए पौधे की शुरुआती वृद्धि के दौरान हमें यूरिया की जरूरत अगर लगती है लक्षणों के आधार पर, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम जमीन में देते हैं तो वो पूरा यूज नहीं होता, लेकिन पत्तों पर दिया हुआ फोइलेज एप्लीकेशन पूरी तरह से यहाँ पर यूज हो पाता है। फसलों के पोषक तत्वों की दक्षता में सुधार के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इसे बनाया गया और इसीलिए इसको नैनो यूरिया कहते हैं। इसमें सबसे पहले क्वीन हाइड्रोन मिश्रित अल्कोहल जो है वो तैयार किया जाता है और नैनो यूरिया बनाने के लिए कैल्शियम साइनामाइड ग्रेन्यूल्स जो है उन पर इसका जो है फैलाया जाता है ताकि इसको उपयोग में लिया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से किस एक बीमारी को ठीक करने के लिए ऑप्टोजेनेटिक्स तकनीक का इस्तेमाल किया है? ऑप्टोजेनेटिक्स एक तकनीक है जिसमें ऑप्टो अर्थात ऑप्टिक्स का प्रयोग किया जाता है और जेनेटिक्स का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्टिक्स और जेनेटिक्स का एक साथ मिलकर प्रयोग ही ऑप्टोजेनेटिक्स कहलाता है। दृष्टि बाधितता को दूर करने के लिए, जो व्यक्तियों को रोशनी नहीं है आंखों में, उस बीमारी को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो वैज्ञानिकों ने हाल ही में जीन थेरेपी का प्रयोग करके एक दृष्टिबाधित व्यक्ति को आंशिक रोशनी देने का काम किया है। ऑप्टोजेनेटिक्स तकनीक का इस्तेमाल करके इस व्यक्ति की एक आंख के रेटिना में प्रकाश पकड़ने वाले प्रोटीन, मतलब जो लाइट कैप्चरिंग प्रोटीन्स हैं, उनका निर्माण किया गया। दरअसल क्या होता है, हमारे रेटिना में जो प्रकाश ग्राहक कोशिकाएं होती है जिनका काम होता है जब लाइट हमारी आंख पे पड़ती है रेटिना पे, तो वहां से इन संवेदी कोशिकाओं के द्वारा उसको कैप्चर किया जाता है और उसको ट्रांसफर किया जाता है हमारे मस्तिष्क तक। फिर उसके बाद मस्तिष्क एक इमेज बनाता है। तो कई बार क्या होता है, रेटिना के पीछे हमारे जो ये ग्राहक कोशिकाएं होती है मर जाती हैं, तो मरने के बाद इनको ठीक नहीं किया जा सकता। इसीलिए ऑप्टोजेनेटिक्स तकनीक विकसित की गई है और इसमें दृष्टि से जुड़ी मस्तिष्क की कार्यप्रणाली जो है उसको जांच करके और ये नए प्रकाश ग्राहक तंतु बनाने का प्रयास किया जाता है। तो ऑप्टोजेनेटिक्स के जरिए रेटिना में कोशिकाओं से प्रकाश संवेदी प्रोटीन जोड़ने पर विचार किया गया। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने कंप्लीट जो लाइट होता है उसका प्रयोग न करके केवल संकेत सूचक प्रकाश, जिसको हम एम्बर लाइट कहते हैं, 3 तरह के आपने देखे होंगे। जब आप ट्रैफिक लाइट पे जाते हैं तो वहां पर रेड, ग्रीन और एम्बर सिग्नल होता है। तो एम्बर हल्का पीला रंग का प्रकाश होता है, नारंगी रंग का सा प्रकाश होता है। चूंकि हमारी आंखों को अन्य रंगों के मुकाबले एम्बर ज्यादा सूटेबल होता है, इसीलिए ऑप्टोजेनेटिक्स में एम्बर लाइट के प्रति संवेदनशील प्रोटीन को चुना गया। इससे उस व्यक्ति को पूरी रोशनी तो नहीं मिली, लेकिन एक मात्रा में उसको रोशनी मिली। तो शुरुआती प्रयोग है और यह प्रयोग सफल होना यह सिद्ध करता है कि आने वाले समय में और अधिक जो है तकनीकी विकास करके लोगों की आंखों की रोशनी वापस लाने में सफल हो पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चमत्कारिक तरीका है या फिर एक विज्ञान का चमत्कार इसे कहिए, जो लोगों को रोशनी दिलवा पाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जो कि विभिन्न प्रकार के आंकड़े जारी करता है, उसके द्वारा हाल ही में भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़े आंकड़े जारी किए गए और वित्त वर्ष 2020-21 में हमारी अर्थव्यवस्था में संकुचन हुआ है। संकुचन मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब हमारी अर्थव्यवस्था विस्तार होने की बजाय कम हुई है।
तो इस बार 7.3%, मतलब अगर हमारी अर्थव्यवस्था की वैल्यू 100 थी तो ये घट करके अब 92.7% ही रह गई है। अर्थात अर्थव्यवस्था बढ़ने की बजाय घटी है 2020-21 में। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि राहत की बात यह है कि जो चौथी तिमाही 2020-21 की रही है, जनवरी से मार्च 2021, उसमें सकारात्मक वृद्धि दर देखी गई है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने ये बताया कि जीडीपी में 7.3%, मतलब -7.3% की ग्रोथ हमारे हुई है। और यह भी कहा कि चौथी तिमाही के दौरान 1.6% की वृद्धि देखने को मिली है। तो यह सकारात्मक रुझान है, आने वाले समय में हमारी अर्थव्यवस्था और तेजी से बढ़ सकती है। हालांकि जनवरी मार्च 2021 के दौरान वृद्धि दर इससे पिछली तिमाही, क्योंकि अक्टूबर से दिसंबर में यह 0.5% थी, तो अब बढ़कर के 1.6% हो गई है। पिछले साल ये 4% रही थी। कब? जनवरी से लेकर के मार्च तक। चीन ने जनवरी मार्च 2021 में 18.3% की आर्थिक वृद्धि की है। तो चीन तो लगातार आगे बढ़ रहा है, क्योंकि कोरोना से बचाव उन्होंने अपना कर लिया है, तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेगा ही। राजकोषीय घाटे की बात करें तो वित्त वर्ष 2020-21 में ये घरेलू उत्पाद का 9.3% हो गया है। तो बहुत ज्यादा बढ़त राजकोषीय घाटे में भी देखने को मिली है। चलिए और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा, जो आज का अंतिम प्रश्न भी है। हाल ही में राजस्थान में एक फीचर फिल्म को रिलीज किया गया जिसका नाम था रोड टू रिफॉर्म, और यह फिल्म एड्रेस करती है जेलों में बंद कैदियों के मुद्दे को। तो जेलों में बंद कैदी के प्रति लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए और समाज द्वारा उन्हें अडॉप्ट करने के लिए जो है नजरिया बदलने के लिए फिल्म बनाई गई है। 31 मई को इसे रिलीज किया गया। महानिदेशक कारागार, जो जेल के जो महानिदेशक हैं, डीजीपी जेल राजीव दासोत, उनकी ओर से रचित अवधारणा पर इसे बनाया गया। 1 घंटे की यह फीचर फिल्म है जिसे मुंबई के मशहूर फिल्म निर्देशक संजीव शर्मा ने इसका निर्माण किया है। ऑडियो विजुअल नवाचार का फिल्मांकन जयपुर के केंद्रीय कारागृह, महिला बंदी सुधार गृह और बंदी खुला शिविर सांगानेर में हुआ है। तो ये मेरा लोकल टाउन भी है जहां पर इसकी शूटिंग हाल ही में की गई। इस फिल्म की सबसे बड़ी विशेषता है, इसमें जो भी काम करने वाले थे वो जेल के ही कैदी और अधिकारी कर्मचारी हैं। और फिल्म में ये कहा गया है, ये मैसेज दिया गया है कि बंदी जो भी हैं उनको रिहाई के बाद एक नवजात शिशु के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए और उनके सुधार और पुनर्स्थापन के लिए लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए, ना कि उनका तिरस्कार करना चाहिए। तो ये बात इसमें मैसेज दिया गया है रोड टू रिफॉर्म नामक एक मूवी में। प्रश्न पूछे जाने लायक है, तो आप इसके लिए तैयार रहें। चलिए तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलेंगे हम अपनी अगली कक्षा में कुछ और ऐसे ही प्रश्न लेकर के। तो मेरी तरफ से पूरा प्रयास हो गया है। आपका प्रयास अधिक से अधिक लाइक आए, ज्यादा से ज्यादा शेयर हो, सब्सक्राइब करें चैनल को और बने रहे इसी तरह। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।